तो दोस्तों चाइना के एग्रेशन को देखते हुए अमेरिका के द्वारा अपने पैसिफिक ओशन में स्थित बेसेस को और अधिक फोर्टिफाइड मतलब घेराबंद किया जा रहा है। बेसिकली अमेरिका अपने बेसेस को दुश्मन के मिसाइलों से बचाने के लिए मिसाइल डिफेंस शील्ड से तैनात कर रहा है, जिनमें अमेरिका के खुद के थार्ड और एजेस एश्योर जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो है ही, साथ में हाल ही में ही अमेरिका के द्वारा इजराइल से हासिल किया हुआ आयरन डोम जैसे सिस्टमों को भी शामिल किया गया है। पर अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका खाली इतने में ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि मिसाइल डिफेंस को और मजबूत करने के लिए एक नए और इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा है, जिनमें डीकमीशन किया हुआ जहाजों को भी मिलिट्री बेसेस के नजदीक तैनात किया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के ये नया प्लान चाइना के खिलाफ अमेरिका का बेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रमुख जरिया बन सकता है और कैसे डीकमीशन किया हुआ जहाज अमेरिकी बेसेस के सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पैसिफिक ओशन में चाइना के एग्रेशन को देखते हुए और जिस तरीके से चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने डिफेंसिव मेजर को और मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे ही मजबूती के लिए हाल ही में ही मतलब अक्टूबर महीने में ही अमेरिका के द्वारा अपने ग्वाम आइलैंड में मतलब पैसिफिक ओशन में स्थित बेस में इजराइल से हासिल किया हुआ आयरन डोम जैसे मिसाइलों को डिप्लॉय किया गया है। जबकि इसके अलावा अगर अन्य डिफेंसिव मेजर को देखा जाए तो ऑलरेडी ग्वाम आइलैंड में अमेरिका के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मतलब थार्ड, जैसे कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसे भी डिप्लॉय किया गया है। ये एक तरीके का ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन के क्रूज मिसाइल के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। जबकि इसके अलावा जो आयरन डोम मिसाइलों को लेकर कहा जा रहा है, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का टेम्पोररी अरेंजमेंट है और इस मिसाइलों को लेकर एक फायर ड्रिल भी किया गया था। इन दोनों सिस्टमों के अलावा अमेरिका की तरफ से इससे भी अत्याधुनिक या फिर कहे तो इससे भी ताकतवर सिस्टमों का भी डिप्लॉयमेंट चाइना को देखते हुए ग्वाम आइलैंड में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ एजेस एश्योर एयर डिफेंस सिस्टमों के फिक्स बैटरीज को डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों ये जो एजेस एश्योर सिस्टम है, ये असल में अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली अमेरिका के वॉरशिप में तैनात रहता है और अमेरिका इसे रोमानिया में भी तैनात किया हुआ है। जबकि दोस्तों अमेरिका के उच्च अधिकारी खास करके मिसाइल डिफेंस एजेंसी के हेड वाइस एडमिरल जॉन हिल के बयान को देखे जाए तो उनके द्वारा मार्च महीने में बताया गया था कि ग्राउंड बेस्ड ऐसे सिस्टम शायद दुश्मन के एयर और मिसाइल थ्रेट को काउंटर करने के लिए संपूर्ण रूप में कैपेबल ना हो और ऐसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मोबाइल सिस्टम या फिर कहे तो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट को डिप्लॉय करना आवश्यक पड़े। पूर्व अमेरिकी नेवी के एडमिरल फिलिप डेविडसन, जो कि इंडो पैसिफिक कमांड के हेड भी रह चुके हैं, उनके द्वारा मार्च महीने में कांग्रेस के सामने ये भी बताया गया था कि एक रिकमेंडेशन या फिर कहे तो एडिशनल स्टडीज है जिनमें मोबाइल सिस्टमों के तैनाती महत्वपूर्ण है। खास करके दुश्मन के एडवांस हथियार और डिप्लॉयमेंट को देख के इसे तैनात करना आवश्यक है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो डेविडसन ही एक मात्र ऐसे अमेरिकी नेवी के उच्च अधिकारी है जिनके द्वारा 2026 तक ग्वाम आइलैंड में चाइना के खतरे को देखते हुए एजेस एश्योर जैसे सिस्टमों को डिप्लॉय करने को लेके एडवोकेसी भी किया जा रहा है। पर इन सभी से अलग अमेरिका और भी महत्वपूर्ण प्लानों को लेके आगे बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ग्वाम आइलैंड के प्रोटेक्शन अमेरिका के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है और अगर चाइना के साथ अमेरिका का कोई भी लड़ाई होता है तो माना जा रहा है कि यही उसका केंद्र बिंदु होगा। वैसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लड़ाई साउथ चाइना सी में होगा, लेकिन चाइना इसे खींच के ग्वाम तक लाने का प्रयास करेगा। बेसिकली अमेरिका के द्वारा अगर साउथ चाइना सी में चाइना को रोकना है तो अमेरिका का प्रमुख ठिकाना या फिर कहे तो लॉन्च पैड ग्वाम आइलैंड ही होगा और अगर चाइना को साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करना है तो सबसे पहले ग्वाम को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ग्वाम आइलैंड अमेरिका का एक ऐसा ठिकाना है जहाँ पे अमेरिका के द्वारा बॉम्बर एयरक्राफ्टों से शुरू करके भारी भरकम हथियार और एयरक्राफ्टों का भी तैनाती किया गया और साथ ही साथ यही वो आइलैंड है जहाँ पे अमेरिका के नेवल फ्लीट के एक बहुत बड़ा हिस्सा भी तैनात रहता है। ऐसे में इस आइलैंड की सुरक्षा अमेरिका के लिए प्रमुखता भी है और अमेरिका के लिए जरूरी भी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान के तहत अमेरिका साल 2022 से रिटायर्ड किए जाने वाले टाइकोंडोरोगा क्रूजरों का इस्तेमाल कर सकता है। इवन रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के नेवी के टाइकोंडोरोगा क्लास के क्रूजरों को शायद 2022 से अमेरिका रिटायर कर सकता है, क्योंकि एक बजटरी इशू चल रहा है। फिलहाल अगर अमेरिका के बेड़े को देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े में करीबन 21 टाइकोंडोरोगा क्लास के बैटल क्रूजर है, जिनमें से कम 7 को मतलब पुराने हो चुके 7 जहाजों को अमेरिका तुरंत ही रिटायर करना चाहता है। जबकि दोस्तों ये जो टाइकोंडोरोगा क्लास के क्रूजरों को देखा जाए, ये रिटायर्ड होने के बाद ऐसे ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल करके अमेरिका एक मिसाइल डिफेंस शील्ड को भी तैयार कर सकता है, जो कि ग्वाम आइलैंड को चारों तरफ से घेर के भी रखेगा और ग्वाम आइलैंड को दुश्मन के मिसाइल के खिलाफ प्रोटेक्ट भी कर सकेगा। दोस्तों टाइकोंडोरोगा क्लास के इन जहाजों को अगर देखा जाए तो इनमें से सभी जहाज एजेस कॉम्बैट सिस्टमों से लैस है, जिनमें पावरफुल ANSPY-1AB मल्टी फंक्शनल रडार है। जबकि इसके अलावा
122 मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि कई तरीके के आधुनिक मिसाइलों से लैस हो सकता है, जिनमें SM-2 और SM सीरीज के SM-6 सरफेस टू एयर मिसाइल और SM-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे सिस्टम भी शामिल है। जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि जो टाइकोंडोरोगा क्लास के जहाजों में एजेस सिस्टमों को लगाया गया है वो असल में वही सिस्टम है जिसे करंट अर्ली बर्ग क्लास के जहाजों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अमेरिका जिस तरीके के ग्राउंड बेस्ड सिस्टमों को भी इंस्टॉल करना चाहता है उसमें भी लगभग इसी तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइल और रडार सिस्टमों को इक्विप्ड किया जाना है। मतलब अगर अमेरिका के द्वारा कोई ग्राउंड बेस्ड सिस्टमों को तैनात करना है या फिर कोई नए सिस्टमों को तैनात करना है तो लगभग उसी तरीके की कैपेबिलिटी ये टाइकोंडोरोगा क्लास के जहाजों में तैनात हथियारों के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकेगा, और वो भी एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी जहाजों में तैनात है और खाली जहाजों को लेके बेसिस के नजदीक रखने का देरी है। जबकि दूसरी तरफ ये फ्लेक्सिबल और काफी मूवेबल होने की वजह से आवश्यकता पड़ने पे इसके पोजीशन को भी चेंज किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पे अमेरिका इन सिस्टमों को एक जगह से हटा के दूसरी जगह तक आसानी से या फिर कहे तो तेज गति से कम कॉस्ट में भी ले जा सकता है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि फिलहाल अमेरिका इस तरीके के काम को अंजाम देने के लिए अपना काम भी शुरू कर चुका है, लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे कामों के सामने अमेरिका को अभी भी कई तरीके के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अमेरिका जिस तरीके से अपने बेसिस को मजबूत करना चाहता है उसके रास्ते में कई तरीके के बाधा अभी भी है और उन सभी बाधा को अमेरिका को जल्द से जल्द पूरा भी करना है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा अमेरिकी नेवी के ये टाइकोंडोरोगा क्लास के जहाजों के बारे में जानते हैं। बेसिकली इसे गाइडेड मिसाइल क्रूजर कहा जाता है जो कि वॉरशिप कैटेगरी के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। वैसे तो अमेरिकी नेवी में ऐसा 21 जहाज है, लेकिन टोटल ऐसा 27 जहाजों को निर्माण किया गया था, जिनमें 5 जहाजों को अब तक रिटायर्ड किया जा चुका है और एक लेड अप पोजीशन में है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों के निर्माण का काम 1980 से लेकर 1994 के दरमियान किया गया और पहला जहाज 1983 में अमेरिकी नेवी को मिला और इस क्लास के सबसे आखिरी जहाज अमेरिकी नेवी को 1994 में मिला है। मतलब जो भी हो अब तक इन जहाजों का उम्र करीबन 27 से 28 साल हो चुका है। जहाजों के अगर क्षमताओं को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये काफी भारी भरकम जहाज है और रिपोर्ट के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली इन जहाजों के हर एक का वजन 9600 टन के आसपास है। खाली दोस्तों ये भारी भरकम नहीं है बल्कि इसका आकार भी काफी बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हर एक जहाज का लंबाई 173 मीटर या फिर कहे तो 567 फीट के आसपास है और इसका चौड़ाई 16.8 मीटर मतलब 55 फीट के आसपास है। जबकि इसका ड्राफ्ट करीबन 10.2 मीटर मतलब 43 फीट है और इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा 2 कंट्रोलेबल रिवर्सेबल पिच पॉपुलर और 2 रैडल्स का इस्तेमाल हुआ है। जहाज के अगर रफ्तार को देखा जाए तो इन इंजनों के सहारे ये अधिकतम 32.5 नॉट्स मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज अगर देखा जाए तो 20 नॉट के रफ्तार से ये अधिकतम 6000 नॉटिकल माइल मतलब 11000 किलोमीटर और 30 नॉट के रफ्तार में ये अधिकतम 3300 नॉटिकल माइल मतलब 6100 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है। ऐसे जहाजों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 30 ऑफिसर और 300 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। पर दोस्तों जहाज के अगर खासियतों को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और प्रोसेसर। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें AN/SPY-1AB मल्टी फंक्शनल रडार, AN/SPS-49 एयर सर्च रडार, AN/SPG-62 फायर कंट्रोल रडार, AN/SPS-73 सरफेस सर्च रडार, AN/SPQ-9 गन फायर कंट्रोल रडार, AN/SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, AN/SQQ-89V13 AV सोनार जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। जबकि इसके अलावा AN/SQS-53BCD एक्टिव सोनार, AN/SQR-19 और AN/SQR-19B पैसिव सोनार्स को लगाया गया है। जबकि इसके अलावा लाइट एयरबोर्न मल्टीपर्पज सिस्टम भी लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रूप में इसमें मार्क 36 सिस्टम और डेकॉय के रूप में इसमें AN/SLQ-25 नेक्स्टर सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। हथियार को अगर देखा जाए तो इसमें 2 मार्क 26 मिसाइल लॉन्चर, 68 रियम 66 SM-2 और 20 RUR-5 ऑल वेदर एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। जबकि इसके अलावा 8 RGM-84 हार्पून मिसाइल, 2 5 इंच के या फिर कहे तो 127 मिलीमीटर के मार्क 44 लाइटवेट गन, 2 से 4 50 कैलिबर के मतलब 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन, 2 फिनिक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 मार्क 32 12.75 मिलीमीटर या फिर कहे तो 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब और 2 61 सेल वाले मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम जिसमें 122 मिसाइलों को रखा जा सकता है। और दोस्तों इन मिसाइलों में भी रिम 66 M56 स्टैंडर्ड के SM-2R ब्लॉक 3B, रिम 156A SM-2RE ब्लॉक 4, रिम 161 SM-3, रिम 162A ESSM, रिम 176A स्टैंडर्ड के ERAM BGM-190 टॉमहॉक RU-139A VL ASROC जैसे मिसाइल शामिल है। जबकि इसके अलावा एडिशनल 8 RGM-84 हार्पून मिसाइल और 25 मिलीमीटर के मशीन गन भी शामिल है। दोस्तों इसके अलावा इसमें 2 सुकोस्की S-60 या फिर MS-60 जैसे हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया जा सकता है। कुल मिला के ये जो जहाज है इसका ताकत काफी अधिक है और इन जहाजों को अगर किसी बेस के नजदीक तैनात किया जाता है तो उस बेस में कोई बड़े
बड़े हथियारों को भी तैनात करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियार लॉन्ग रेंज और इतना ताकतवर है कि पूरा का पूरा बेसिस को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। और अमेरिका के द्वारा अगर ऑल्टरनेटिव तरीके से गुआम आइलैंड के प्रोटेक्शन के लिए एजेस एश्योर से लैस टाइकोंडोर जहाजों को रिटायर करके इसके नजदीक तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है, तो संभावित ये अमेरिका का एक ऐसा बड़ा दाव होगा जो अमेरिका को कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से चाइना के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में सबसे बेहतरीन होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।